हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। भाई लाइक कर दीजिए, ये लाइक, ये डिसलाइक है, ये लाइक। 1000 लाइक टारगेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार बार रिपीटेड वाले प्रश्न लेके आए। जी हाँ, बहुत ही बेहतरीन, एकदम एकदम खतरनाक वाले प्रश्न है। तगड़ा वाले कह सकते हैं कि जो बार बार रिपीट किए गए प्रश्न है उन्हीं को हम लेके आए हैं। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सब्सक्राइब कर लीजिए, बोर्ड परीक्षा होने के बाद कह दीजिएगा भाई साहब अब आपका चैनल हम कर रहे हैं अनसब्सक्राइब, लेकिन अभी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर रिपीटेड क्वेश्चन लेके आए हैं क्लास 12 बायोलॉजी का। अब ये कहेंगे सर रिपीटेड क्वेश्चन क्या होते हैं? रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब होता है जो कि बार बार आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं हर साल। अगर यूपी बोर्ड मॉडल पेपर जारी कर रहा है कोई भी बोर्ड, क्योंकि एनसीईआरटी पैटर्न है। एनसीईआरटी पैटर्न मतलब कि कोई भी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, सभी के लिए क्वेश्चन तगड़ा है क्योंकि ये बार बार बोर्ड में रिपीट किए जाने वाला प्रश्न यहाँ पे है। और ये सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव लेके आया हूँ, बहुविकल्पी लेके आया हूँ, और क्या लेके आया हूँ, अति लघु उत्तरी लेके आया हूँ, और लघु उत्तरी प्रश्न लेके आए हैं। अगले जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको कह सकते हैं अंतर वाले प्रश्न, जैसे कि एक तरफ हम लिख देंगे डीएनए और दूसरी तरफ लिख देंगे आरएनए, और दोनों में आपको डिफरेंस बताएंगे। इस पर मैं वीडियो लेके आने वाला हूँ। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ भाई साहब इसका जाके टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एक बार जाके नीचे झांक लीजिए कि सर कहाँ पे है। एक बार अंदर झांकेंगे ना, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे ना, तो वहां पे लिंक मिलेगा। 37,000 से ज्यादा बच्चे फ्री में यार पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ रहे हैं। आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। बोर्ड तो अब 1-2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है, नहीं 1 महीने का। आपके मन में आ रहा है कि सर 2 से 3 महीने का समय बचा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं, 1 महीने का समय बचा हुआ है क्योंकि छुट्टियां अभी तो हैं। चलिए, हालांकि इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे, एक वीडियो बना देंगे कि भाई साहब 1 महीने में आप लोग बोर्ड की तैयारी कैसे करेंगे, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम देखने वाले हैं क्लास 12। जी हाँ, ये क्लास 12 बायोलॉजी का किसका है प्यारे बच्चों? बायोलॉजी 2023 के लिए है। और काफी यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन को लेके आया हूँ, और ये सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जी हाँ, सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। 100% यार मेरी गारंटी है कि बोर्ड में हम आपको ये जो 100 में 70 में 70 टारगेट है इसको मैं करवा दूंगा, इसकी टेंशन मत लीजिएगा। ये 100% गारंटी आप एसकेएम स्टडी पे छोड़ दीजिए, ठीक है ना। वीडियो लाइक टारगेट मात्र और मात्र 10,000 रख रहे हैं। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करेंगे, लेकिन तब भी यार रख दे रहे हैं। मे भी अगर आप लोग वायरल करवा देंगे तो 10,000 लाइक आराम से हो जाएगा। इसका पीडीएफ जाइएगा, लिंक में एक बार देख लीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिलेगा, और वो भी एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पे, एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पे, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो यहाँ पे मैं आपके लिए बहुविकल्पी लेके आया हूँ और आपका अति लघु उत्तरी लेके आया हूँ, साथ ही साथ लघु उत्तरी प्रश्न लेके आया हूँ। यानी आपके 3 टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ। कितने टाइप के? आपके 3 टाइप के यहाँ पे प्रश्न मैं लेके आया हूँ, ठीक है ना। और इन्हीं 3 टाइप को पढ़ेंगे। सबसे पहला यहाँ पे हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न क्लियर करेंगे, क्योंकि आपका बहुविकल्पी प्रश्न 1 अंक का आता है, 5 नंबर का आपका आता है, तो 5 नंबर आप बहुविकल्पी से कैच करेंगे। बिल्कुल आपका 5 नंबर ये पक्का होगा, टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। बहुविकल्पी जो भी आएगा यहीं से आएगा, इससे बाहर आपका बहुविकल्पी नहीं आएगा। इसकी आप चिंता मत करिएगा सर इससे भी बाहर बहुविकल्पी आएगा, हम कह रहे नहीं आएगा। जो पढ़ा देंगे वही आएगा। अब ये मत सोचिएगा कि सर ही बोर्ड पेपर बनाते, ऐसा नहीं है, बस बता दे रहे हैं यही आएगा, क्योंकि बार बार रिपीट किए जा रहे हैं। तो कहाँ से आए भाई? सिलेबस इतना है तो सिलेबस में ही तो देगा। चलिए, सबसे पहला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं बहुविकल्पी का। निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? भाई साहब कीट परागण। अब बात करेंगे परागण की। किसकी बात करेंगे? परागण की। तो परागण कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका स्वपरागण और दूसरा आपका होता है परपरागण। स्वपरागण जो कि स्वयं के द्वारा होता है। परपरागण आपके जैसे कि कीट परागण हो गया। क्या हो गया? कीट परागण हो गया, जल परागण हो गया, वायु परागण हो गया, हाँ, पक्षी परागण हो गया। ये सब क्या होते हैं? ये पर परागण के क्या है? प्रकार हैं। इस पर मैं वीडियो बना दूंगा जब आपका द्वि उत्तरी यानी विस्तृत उत्तरी वाला जब मैं प्रश्न बताऊंगा तो इसको मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है, तो कीट परागण किसमें होता है? गुड़हल में, अंजीर में, गेहूं में, हाइड्रेला में। तो जो आपका अंजीर होता है, यानी कि आपका बी वाला राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसमें कीट परागण होता है। क्या होता है आपका? अंजीर में कीट परागण होता है। याद रखिएगा कि अगर पेपर में दिखाई दिया कि निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है, तो सीधा आपको बोलना है कि सर जो अंजीर है इसी में कीट परागण होता है।
ठीक है ना। चलिए यहाँ पे अगला वाला प्रश्न है, दूसरा वाला प्रश्न है। दूसरा वाला प्रश्न भाई साहब क्या है? दूसरा प्रश्न है निभाग पाया जाता है। निभाग, निभाग पाया जाता है। निभाग किसमें पाया जाता है? परागकण में, बीजांड में, भ्रूणपोष में, इन सभी में। तो निभाग निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तो आप सीधा बताइएगा कि सर जो निभाग पाया जाता है, जो आपका निभाग पाया जाता है हमारा, वो हमारा पाया जाता है बीजांड में। किसमें पाया जाता है? आपका बीजांड में पाया जाता है। निभाग किसमें पाया जाता है? निभाग बीजांड में पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी वाला, यानी कि निभाग जो है इसमें बीजांड निभाग में पाया जाता है। ठीक है ना। तीसरा प्रश्न है यहाँ पे अपरा, प्लेसेंटा, इसको क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं अपरा। अपरा का कार्य क्या होता है? जो अपरा होता है इसका कार्य क्या होता है? भ्रूण को ऑक्सीजन की आपूर्ति करना, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन, या ये सभी। तो अपरा का कार्य क्या होता है? पहला भ्रूण को ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। अपरा कार्य होता है, जो भ्रूण होता है, छोटा बच्चा होता है, जब वो 2 से 3 महीने का होता है उसको भ्रूण कहते हैं। तो भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करता है कौन? अपरा। भ्रूण को पोषण भी प्रदान करता है अपरा। भ्रूण के उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन भी करता है। क्या करता है? अपरा करता है। ये सभी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चौथा वाला प्रश्न है यहाँ पे। चौथा वाला प्रश्न क्या है? एंड्रोजन्स स्रावित होते हैं। जो एंड्रोजन्स होते हैं ये कहां से स्रावित होते हैं? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा एंड्रोजन स्रावित होते हैं, सरटोली कोशिकाओं के द्वारा लीडिंग एंड्रोजन स्रावित होते हैं, स्पर्मेटिड्स के द्वारा एस्ट्रोजन स्रावित होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो एंड्रोजन्स जो स्रावित होते हैं ये लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होते हैं। एंड्रोजन्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं प्यारे बच्चों? लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा आपके एंड्रोजन्स स्रावित होते हैं। तो एंड्रोजन्स किसके द्वारा स्रावित होते हैं? आपके लीडिंग कोशिकाओं के द्वारा ही स्रावित होते हैं। चलिए, और यहाँ पे जो पीडीएफ है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से, और यहाँ पे साइड बार भी चल रहा है SKM टेलीग्राम का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है ना, नीचे दिया गया है, जाके चेकआउट करें, वहां पे फ्री में PDF मिल जाएगा इसका। पांचवा है निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता जीव नहीं है? इसमें से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरीकर्ता जीव नहीं है? एनाबीना, नॉट स्टॉक, एजोटोबैक्टर, सीडोमोनास। तो यहाँ पे पांचवा का जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव नहीं है? तो वो है आपका सीडोमोनास। जो सीडोमोनास होता है यह नाइट्रोजन स्थिरकर्ता जीव नहीं है। तो कौन कौन सा है? एनाबीना भी है, नॉस्टॉक भी है, और एजोटोबैक्टर भी है। लेकिन सीडोमोनास आपका स्थिरीकर्ता जीव बिल्कुल भी नहीं है, ये याद रखिएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? रामदेव मिश्र ने भाई साहब पेनिसिलिन की खोज किया था। हर्बर्ट बायर ने, फ्लेमिंग ने, MS स्वामीनाथन ने। तो पेनिसिलिन की जो खोज किए थे वो किए थे फ्लेमिंग ने किया था। फ्लेमिंग ने क्या किया था? पेनिसिलिन की खोज किया था। किसकी खोज किए थे? पेनिसिलिन की खोज। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? याद रखना, पेनिसिलिन की जो खोज किए थे वो किए थे फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने किसकी खोज किया था? पेनिसिलिन की खोज किया था। क्लियर है? मैं तो दिखाई दे रहा हूं ना आप लोगों को, बता दीजिएगा। सातवां प्रश्न है यहाँ पे। सातवां प्रश्न क्या है आपका? यह है कि बायोगैस उत्पन्न होती है। जो बायोगैस होती है यह उत्पन्न होती है किसके द्वारा? बायोगैस उत्पन्न होती है यूबैक्टीरिया द्वारा, आर्कीबैक्टीरिया द्वारा, माइकोप्लाज्मा द्वारा, या फिर साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। तो बायोगैस उत्पन्न किसके द्वारा होती है? तो ये आर्कीबैक्टीरिया के द्वारा आपका बायोगैस उत्पन्न होती है। तो बायोगैस किसके द्वारा उत्पन्न होती है? आर्कीबैक्टीरिया के द्वारा बायोगैस उत्पन्न होती है। तो ये आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न है मैंने यहाँ पे आपको बताया, ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके एक एक अंक के आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। कितने अंक के? एक एक नंबर के। तो यहाँ पे 7 बहुविकल्पीय मैंने बताया है।
ये 7 बहुविकल्पी में से ये समझ लीजिए एक वाला बहुविकल्पी बिल्कुल पक्का है, ये पूछ लिया जाएगा, क्योंकि जो बार बार रिपीट किया जा रहा है ना, उन्हीं को हम आपको केवल बता रहे हैं। रिपीटेड क्वेश्चन, केवल आपको रिपीटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही मैं आपको बता रहा हूं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उसके बाद आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे चालू होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न जो कि आपका एक अंकों का आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। तो सबसे पहला यह प्रश्न है कि सिरका उत्पादन में किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। जो सिरका का उत्पादन किया जाता है इसमें किन जीवाणुओं का उपयोग होता है। तो सिरका के उत्पादन में याद रखिएगा, सिरका के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है। तो सिरका के उत्पादन में एसीटोबैक्टर एसीटी जीवाणु का उपयोग किया जाता है। एसीटोबैक्टर एसीटी जीवाणु का उपयोग सिरका के उत्पादन में किया जाता है। ये याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, क्योंकि बार बार जो रिपीट किए गए हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे बता रहा हूं। दूसरा वाला प्रश्न है चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव द्वारा किया जाता है। तो चाय उद्योग में चाय की पत्तियों का किण्वन किस सूक्ष्म जीव के द्वारा किया जाता है। तो चाय की पत्तियों का किण्वन माइक्रोकोकस कैनिडेंस द्वारा किया जाता है। चाय की पत्तियों का किण्वन किसके द्वारा किया जाता है। तो चाय पत्तियों का जो किण्वन होता है, किण्वन मतलब उसको सड़ाना, वो किसके द्वारा किया जाता है। माइक्रोकोकस कैनिडेंस के द्वारा किया जाता है। तीसरा वाला यहाँ पे प्रश्न है आपका, प्रश्न क्या है, डीएनए के केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ के रूप में सर्वप्रथम किसने पहचान किया था। यानी कि जो डीएनए में मिलने वाला अम्लीय पदार्थ होता है इसकी पहचान सर्वप्रथम किसने किया था। तो डीएनए के केंद्रक में मिलने वाले अम्लीय पदार्थ की पहचान जो सर्वप्रथम किए थे वो किए थे फ्रेडरिक मिस्चर ने। किसने किया था। फ्रेडरिक मिस्चर ने। किस सन में 1869 ईस्वी में फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। ने केंद्रक से प्राप्त अम्लीय पदार्थ को न्यूक्लिन नाम दिया और अम्लीय प्रकृति के आधार पर अल्टमान ने 1889 में इसे न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया गया। यानी कि फ्रेडरिक मिस्चर ने यह कहा कि जो डीएनए का केंद्रक होता है इसमें एक अम्लीय पदार्थ पाया जाता है, उसे हम लोग न्यूक्लिन बोलेंगे। लेकिन एक वैज्ञानिक थे अल्टमान, जब इसकी प्रकृति को चेक किए तो इसमें पाया कि यह अम्लीय है। और यह किस पाया जाता है, यह पाया जाता है केंद्रक में, इसीलिए उसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया। चौथा यहां पे प्रश्न है बैक क्रॉस से क्या तात्पर्य। जो बैक क्रॉस होता है उससे क्या तात्पर्य, या फिर आप क्या समझते हैं। तो बैक क्रॉस से क्या तात्पर्य है, संतति का किसी भी जनक अर्थात शुद्ध प्रभावी या शुद्ध अप्रभावी जनक से संकरण बैक क्रॉस कहलाता है। बैक क्रॉस क्या होता है, जो संतति होती है, संतान होती है, उसकी जनक से अथवा शुद्ध प्रभावी या शुद्ध अप्रभावी जनक से संकरण कराना ही बैक क्रॉस संकरण कहलाता है। पांचवा प्रश्न है मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो जो मेंडल थे उन्होंने मटर के पौधे पर कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अपना अध्ययन किया था। तो मेंडल ने मटर, और इस मटर का वैज्ञानिक नाम क्या था, पाइसम सेटाइवम नाम था। क्या था, पाइसम सेटाइवम नाम था। कि पौधे में निम्नलिखित 7 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था। मेंडल ने मटर के पौधे पर कितने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो मेंडल ने मटर के पौधे पर 7, कुल कितने, 7 याद रखिएगा, 7 लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया था। सबसे पहला क्या था, पौधे की ऊंचाई। अब पौधे की ऊंचाई में देखिए 2 होंगे, एक क्या होगा आपका प्रभावी होगा और दूसरा क्या होगा आपका अप्रभावी होगा। पहला प्रभावी, दूसरा आपका अप्रभावी। प्रभावी में आपका लंबा होगा, अप्रभावी में क्या होगा आपका बौना होगा, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहला पौधे की ऊंचाई था, इसमें अगर प्रभावी है
लंबा, अप्रभावी, बौना। अब प्रभावी और अप्रभावी का मतलब क्या है? प्रभावी का मतलब ये होता है कि जब वो क्या हो कि जो जनक है, जनक अगर लंबा है तो उसका बच्चा भी क्या हो, लंबा ही हो, तो उसको प्रभावी नाम देते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आप हैं, आपके बाल झड़ रहे हैं और आपके पापा के बाल भी क्या हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो आप क्या हैं, प्रभावी हैं। प्रभावी मतलब अपने पापा के उस बीमारी से, बाल झड़ने की बीमारी से क्या है, ग्रसित है, तो इसे क्या कहेंगे, प्रभावी कहेंगे। अगर पिताजी के बाल झड़ रहे थे और आपके नहीं झड़ रहे हैं तो आप क्या है, अप्रभावी। ऐसे आप समझ सकते हैं। या फिर आपके पिताजी लंबे हैं, आप भी क्या है, लंबे हैं, तो क्या है, प्रभावी है, यानी कि आपके जनक के लक्षण आप में हैं तो प्रभावी हैं। अगर पिताजी लंबे हैं, आप उनके जैसे लंबे नहीं हैं, उनके जैसे मोटे नहीं हैं, हिष्ट पुष्ट नहीं है, ताकत नहीं है, तो आप क्या है, अप्रभावी हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं। दूसरा है पुष्प का रंग। तो पुष्प का रंग, इसमें यह जो मटर के पुष्प होते हैं, आप देखेंगे इस समय जाड़े का मौसम है, मटर मार्केट में मिल रही है, लेकिन आप खेतों में जाएंगे तो मटर का जो फूल देखेंगे उसमें दो कलर के फूल होते हैं, एक बैगनी होता है, दूसरा सफेद होता है। यदि वो प्रभावी है तो बैगनी होगा, अप्रभावी है तो सफेद होगा। बीज का आकार, यानी कि मटर का जो बीज का आकार होगा, बीज जो गोला गोला होता है, प्रभावी में गोल, अप्रभावी में झुर्रीदार। बीज का रंग प्रभावी में पीला, अप्रभावी में हरा होगा। फली का रंग प्रभावी में हरा, अप्रभावी में पीला होगा। और फली का आकार, फली का मतलब जिसमें फल होते हैं, ऐसे रहता है, इसके अंदर फल है, तो जो लंबा वाला होता है उसको फली कहते हैं। अगर प्रभावी है तो फुली हुई, और अप्रभावी तो क्या होगी, सिकुड़ी होगी, ठीक है ना। पुष्प की स्थिति, प्रभावी है तो कक्षस्थ, अप्रभावी है तो अंतस्थ होगा, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे छठवा है, जनसंख्या विस्फोट के क्या दुष्परिणाम होंगे। अगर जनसंख्या विस्फोट हुई तो इसके क्या क्या दुष्परिणाम होंगे। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। ऊपर वाला भी आईएमपी है, यानी जो यहाँ पे बता रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपके बोर्ड में रिपीट किए जा रहे हैं। भोजन, अगर मान लीजिए जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, अब जनसंख्या विस्फोट का मतलब हुआ क्या, जैसे मान लीजिए आपका गांव है, आपके गांव की जनसंख्या की कैपेसिटी है 100 लोगों की, और यहाँ पे 10,000 लोग आ गए, तो क्या हो गया, जनसंख्या विस्फोट। अब भाई जनसंख्या विस्फोट कम करने के बहुत सारे उपाय हैं। एक भाई अगर आप संबंध बना रहे हैं किसी महिला से तो उसके लिए निरोध यूज कीजिए ना, बहुत सारी गोलियां आती हैं। अगर आप एक्टिव हुए तो संबंध बना लिए, पता लगा आप जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं, तो हालांकि इस पर सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रम भी चलाती है और चलाई थी कि भाई साहब जागरूक हो जाइए और इतने ज्यादा जनसंख्या विस्फोट मत करिए कि आपको भोजन की कमी पड़ जाए, कपड़ा की कमी पड़ जाए, आवास का अभाव हो जाए। हाँ, अब ये कपड़ा क्या है, भोजन क्या है, भाई साहब अगर आपके मार्केट में 10 कपड़े हैं, वहां पे 100 लोग आ गए तो कपड़े की कमी हो गई। भोजन की, 100 लोगों के लिए खाने के लिए 1 कुंटल भोजन है, वहां पे 1000 लोग आ गए तो कहाँ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। रहने के लिए आवास की कमी हो जाएगी। यह जनसंख्या विस्फोट होती है तो उसके दुष्परिणाम है, ठीक है। 7वां प्रश्न है यहाँ पे। 7वां प्रश्न क्या है, प्राकृतिक गर्भनिरोधक विधि के 2 प्रकार बताइए। प्राकृतिक गर्भनिरोधक विधि के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला है आवधिक संयम और दूसरा है स्तनपान अनावर्त अनातर्व। अब ये स्तनपान अनातर्व क्या होता है, जब तक बेबी मम्मी से अगर वो पोषण ले रहा है तब तक वो महिला गर्भ धारण नहीं करेगी। ये आप समझ के चलिए, इसमें यही आपका मान लिखने के लिए आएगा तो ये समझ लीजिए। अब यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि आपके बोर्ड में 3 अंक के आपके ये प्रश्न पूछे जाते हैं और काफी आईएमपी वाला क्या ये क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे पूरा पूरा क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे। कोई अगर डाउट आ रहा है, कहीं से आपको ना समझ आ रहा है कि सर यहाँ पे मुझे नहीं समझ आ रहा है, आप समझा दीजिए, तो हम उसको और विस्तार से समझा देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे प्रश्न है कि भाई साहब सिंड्रोम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा सिंड्रोम क्या होता है।
ये सिंड्रोम क्या है और सिंड्रोम पर आपको क्या करना है, टिप्पणी करना है। तो किसी रोग के विशिष्ट लक्षणों का समुच्चय ही सिंड्रोम कहलाता है। सिंड्रोम क्या होता है याद रखिएगा, अगर बोर्ड में आ गया आएगा, क्योंकि ये रिपीट किए जाने वाले प्रश्न हैं, इसलिए मैं आपको लेके आ रहा हूं। रिपीट यानी वीवीआई प्रश्न है। तो किसी रोग के विशिष्ट लक्षणों का जो समुच्चय होता है उसे क्या कहते हैं, सिंड्रोम कहते हैं। दूसरे शब्दों में अनेकानेक लक्षणों का समूह जो एक साथ किसी असामान्य रोग या विकार द्योतक होता है, यानी उत्पन्न करने वाला होता है, उसे हम लोग सिंड्रोम कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एड्स भी क्या है, कहीं ना कहीं सिंड्रोम ही है। हाँ, और इसके अलावा बहुत सारे हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम इत्यादि। ये सिंड्रोम क्या होते हैं, टाइप होते हैं। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, आपका डाउन सिंड्रोम आपकी बोर्ड में आ जाता है, ये काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम भी आ जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडवर्ड सिंड्रोम भी आपके बोर्ड में परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पुनर्योगज डीएनए पर टिप्पणी लिखिए कि पुनर्योगज डीएनए क्या होता है। इस पे आपको टिप्पणी लिखने के लिए बोला है। तो पुनर्योगज डीएनए क्या होता है, सबसे पहले ये हेडिंग हो गई, ये आपकी क्या हो गई, टिप्पणी हो गई। टिप्पणी देने आए मुझे, तो पुनर्योगज डीएनए आप हेडिंग डाल लीजिए। किसी वांछित विजातीय डीएनए खंड को एक वाहक डीएनए खंड से जोड़कर बनाया गया डीएनए पुनर्योगज डीएनए कहलाता है। पुनर्योगज डीएनए तकनीकी अनुवांशिक इंजीनियरिंग का ही विकल्प होता है, यानी कि अगर ये अनुवांशिक इंजीनियरिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं ये पुनर्योगज डीएनए ही होता है। पुनर्योगज डीएनए होता क्या है, तो किसी भी वांछित विजातीय डीएनए खंड को एक वाहक डीएनए खंड से जोड़ दिया जाता है, नहीं दो डीएनए खंडों में आपस में जोड़ने का काम कौन करता है, पुनर्योगज डीएनए करता है। कभी कभी अगर बहुविकल्पी में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए है जो कि दो डीएनए खंडों को आपस में जोड़ने का काम करता है, तो भाई साहब लगा दीजिएगा पुनर्योगज डीएनए। क्या लगा देंगे, पुनर्योगज डीएनए। अगला यहाँ पे प्रश्न है प्लाज्मिड किसे कहते हैं। ये प्लाज्मिड क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड में रिपीट किया जाने वाला प्रश्न है। तो जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणुओं को, जिनमें अनुवांशिक गुण कह सकते हैं, निहित होता है, उसे हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड क्या होता है, जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए, जो डीएनए होता है डीएनए अणुओं को जिनमें अनुवांशिक गुण निहित होता है, उसे प्लाज्मिड डीएनए कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे जीनी इंजीनियरिंग में प्रयोग होने वाले दो वाहकों का उल्लेख कीजिए। तो जीनी इंजीनियरिंग में या फिर जीन इंजीनियरिंग में उपयोग किए जाने वाले दो वाहक कौन कौन से, तो इसमें उपयोग किए जाने वाले दो वाहक हैं आपका PBr 322, जिसे हम लोग ई कोलाई जीवाणु से तैयार करते हैं, और दूसरा क्या है R1 प्लाज्मिड, और इसे हम लोग एप्रोबैक्टीरियम राइजोजीनीज से तैयार किया जाता है। तो इसमें मैंने बोर्ड परीक्षा में आने वाले बायोलॉजी के बार बार रिपीट क्वेश्चन जो कि 2023 में आएंगे उन्हें बताया है। इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसका PDF जाइए टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से डाउनलोड कर लीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।